नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। G7 के लिए इटली पहुंचे पीएम मोदी, हुआ भव्य स्वागत। मोदी के लगे नारे, मैक्रो सुनक जेलेंस्की को लगाया गले, बैठकों का दौर जारी। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बाद इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान, पीएम मोदी और बीजेपी पर कसा तंज, कहा अहंकार करने वालों को भगवान राम ने रोक दिया। बीजेपी आरएसएस के बीच नाराजगी पर विपक्षी पार्टियों ने कसा तंज। कांग्रेस बोली जब चिड़िया चुग गई खेत तब बोलने का क्या लाभ। संजय राउत बोले आरएसएस को पूरी तरह खत्म करना होगा, बीजेपी का अहंकार। केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर 19 जून को होगी सुनवाई। साथ ही राउस एवेन्यू कोर्ट में लगाई नई याचिका, मेडिकल चेकअप के समय पत्नी को शामिल करने की मांग। 22 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी पूर्ण बजट। 26 जून को होगा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात इटली में मोदी की गूंज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच चुके हैं। पीएम के पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से पीएम ने मुलाकात की। तो वहीं रूस यूक्रेन जंग के बीच सबसे ज्यादा चर्चा मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की रही। मुलाकात के दौरान दोनों नेता गले लगे। इसके बाद उनके बीच में द्विपक्षीय बैठक भी हुई। जेलेंस्की और मोदी की मुलाकात काफी खास रही। मोदी देर शाम इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से भी मिलेंगे। पीएम मोदी लगातार 5वीं बार G7 समिट में शामिल हुए हैं, जहां कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। जिस तरह से पीएम मोदी का वहां पे स्वागत हो रहा है, लोग गले लगा रहे हैं, विपक्षी पार्टी को ये पच पाएगा? देखिए, कल जयराम रमेश ने कहा था कि उनकी साख खत्म हो गई है, इज्जत खत्म हो गई है, वो पहले वाली बात नहीं रही। तो आज काला मुंह हो गया सब लोगों का। जिस तरीके से वहां स्वागत किया गया, जिस तरीके से जेलेंस्की मिल रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे मीम्स बना रहे हैं। हाँ, ट्विटर में जो है मजाक बनाया जा रहा है। देश का प्रधानमंत्री देश को नेतृत्व करते हुए देश का प्रतिनिधि बनकर G7 में वहां मीटिंग्स कर रहे हैं और ये कांग्रेसी ये यहां पे मीम्स बना रहे हैं, गाना लगा रहे हैं। पता नहीं किस तरह की मानसिकता इन लोगों की हो गई है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी की वजह से, और ये लोग हर चीज में इनको जो है वो मजाक नजर आता है। ये दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व के ऊपर ही हमला करना चाहते हैं, अनर्गल प्रलाप करना चाहते हैं। देखिए इस मीटिंग के खत्म होने तक किस तरीके का इन लोगों को सेटबैक होने वाला है। जी, तो भारत का डंका विश्व में बज रहा है, पर देश में कुछ अलग ही राजनीति हो रही है। आरएसएस और बीजेपी के बीच में खटास बढ़ती जा रही है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान के बाद अब आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव नतीजों को भगवान राम का न्याय बताते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। इंद्रेश कुमार ने एक तरफ जहां सत्ताधारी दल बीजेपी को अहंकारी बताया है, तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडिया को राम विरोधी कहा है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए। जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया, तो उसे भगवान ने सबसे बड़ी पार्टी तो बना दिया, लेकिन जो पूरे हक वाली बात थी वो ताकत अहंकार के कारण रोक दी गई। क्या कुछ चल रहा है आरएसएस और बीजेपी के बीच में? देखिए, कुछ नहीं चल रहा है। इंद्रेश जी आरएसएस के प्रवक्ता नहीं है। आरएसएस की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गया है कि ये ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, लेकिन मरमर तो चल ही रहा है। आर्टिकल्स तो छापे ही जा रहे हैं ऑर्गेनाइजर में, पंचजन्य में। मोहन भागवत जी ने भी अपना बयान, अपना रुख साफ किया। लेकिन इंद्रेश जी जो ये बात कह रहे हैं कि अहंकार आ गया, तो उनको बताना चाहिए भाई कौन हो गया अहंकारी। प्रधानमंत्री मोदी हो गए अहंकारी, या अहंकार से भर गए हैं योगी आदित्यनाथ, या अहंकार आप अमित शाह जी में देख रहे हैं। ये हल्की फुल्की बातें नहीं करनी चाहिए। पूरा देश इस बात को जानने और समझने में लगा हुआ है कि आखिर किस वजह से सीटें कम हुई।
आप एक थ्योरी के साथ आते हैं तो आप अपनी बात रखने के लिए बिल्कुल ही स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको ये बताना चाहिए कि किसमें अहंकार आया, क्योंकि ये तो अहंकार तो दिख नहीं रहा है कि कोई अचानक से कोई इन लोगों का पर्सनालिटी में कोई परिवर्तन आ गया। हाँ, नड्डा साहब का एक बयान जरूर आया था, अगर आप उसको अहंकार बता रहे हैं देन यू मस्ट क्लैरिफाई। लेकिन जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, इंद्रेश जी वो अपने फेलियर को वो ढकने की कोशिश कर रहे हैं अहंकार की थ्योरी से। क्यों मैं कह रहा हूं समझ लीजिए। आरएसएस में मुसलमानों को लुभाने के लिए जो विंग है अल्पसंख्यकों के लिए, वो आरएसएस का जो विंग है उसको हेड करते हैं इंद्रेश जी। और इनकी मेहनत का कमाल यह है कि मुसलमान कोई वोट ही नहीं किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह बताना चाहिए कि आपने इन 10 सालों में क्या अचीव किया है। मुसलमानों को खुश करने के लिए आप जो पूरा सालों भर कई सालों से आप जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं उसका कंट्रीब्यूशन क्या है? नील बटा सन्नाटा। तो पहला फेलियर तो आपका ही है। आप फेल हुए, आप ठीकरा किसी और पे फेंक रहे हैं कि वो अहंकार हो गया। लेकिन ठीक है, आपकी बात आपको कहने का अधिकार है, हर व्यक्ति को चुनाव नतीजों के ऊपर एनालिसिस करने का अधिकार है, लेकिन आपको बताना चाहिए कि अहंकार किसका? उम्मीदवारों का, नेताओं का, प्रधानमंत्री का, चीफ मिनिस्टर का, किसका? और अगर अहंकार यूपी में और महाराष्ट्र में एक फैक्टर बनकर के आया तो इंद्रेश जी को यह भी बताना चाहिए कि अहंकार जो है वो उड़ीसा में गायब हो जाता है, वो अहंकार जो है बिहार में गायब हो जाता है, वो अहंकार जो है मध्य प्रदेश में गायब हो जाता है और यूपी में वो सामने आ जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको, लेकिन एक बात ज़रूर है कि संघ के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा हल्की फुल्की बातें नहीं करनी चाहिए। तो मोहन भागवत और फिर इंद्रेश कुमार की ओर से जो बयान सामने आए हैं उसके बाद विपक्षी दलों को मोदी सरकार पर निशाना साधने का मौका भी मिल गया है और पूरा विपक्ष राजनीति करने पर उतर आया है। कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि अहंकार आज दिख रहा है, ये बीज जो आरएसएस ने बोए थे, बबूल का बीज जो बोकर कैसे उम्मीद करते हैं कि आम का फल मिलेगा। मोहन भागवत मणिपुर पर कब बोले, अब बोल रहे हैं जब पीएम मोदी ने उन्हें अप्रासंगिक बना दिया। संजय राउत ने भी आरएसएस बीजेपी के चल रहे विवाद पर तंज कसा है। संजय राउत ने सवाल किया कि क्या संघ के लोगों में हिम्मत है कि वो बीजेपी से बगावत कर सके। बीजेपी में तो ऐसे कई लोग हैं जो आरएसएस से बगावत कर रहे हैं। जेपी नड्डा इसका बड़ा उदाहरण है, जो सार्वजनिक रूप से ये कह चुके हैं कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत ही नहीं है। संजय राउत ने कहा कि इस तरह चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि दोनों ही एक दल है। आरएसएस लोकसभा चुनाव में हार के बाद अपनी नाक बचाने के लिए बीजेपी पर हमला कर रहा है। उन्होंने कहा कि पहले ये लोग बीजेपी को जिताकर संविधान बदलना चाह रहे थे। इसी के साथ विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या विपक्षी पार्टियों को मौका मिल गया है? मौका क्या मिलेगा? देखिए, ये अजीबोगरीब कहानी है। एक दल जो जीता है, सीटें कुछ कम आई है, वो डिबेट कर रहा है कि क्या कारण है। और मैं आपको बता दूं, डेमोक्रेसी तभी मजबूत होता है जब पार्टी के अंदर डिबेट हो, पार्टी के अंदर ओपन डिबेट हो, बोलने की आजादी हो। भाई, आम आदमी पार्टी में किसी की हिम्मत है कि जो बता दे कि भाई दिल्ली में 7 के 7 सीट क्यों हार गई? कांग्रेस पार्टी में किसी की हिम्मत है जो ये बता सके कि 9 राज्यों में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सफाचट क्यों हो गई? क्यों 16 राज्यों में कांग्रेस पार्टी के वोट्स जो है वो कम आए हैं? वहां डिस्कशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे तानाशाही है, वहां पे अहंकार है, वहां पे बिल्कुल एक व्यक्ति की चलती है। वही लीडर जो है उसके ही चारणगिरी से, उनकी ही चमचागिरी से आपकी राजनीतिक शख्सियत जो है वो बनी रहेगी। इसलिए ये जो पवन खेड़ा है, ये जो संजय राउत है, ये आम आदमी पार्टी के जो तमाम लोग हैं, इनको अपने घर को देखना चाहिए। हकीकत क्या है? हकीकत यही है
कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। हकीकत ये है कि एनडीए को बहुमत है। हकीकत ये है कि ये एक प्री पोल अलायंस है। हकीकत ये है कि प्रधानमंत्री के नाम पे ये सरकार वापस लौटी है। इसलिए इन लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये लोग डेमोक्रेटिक सेटअप में अपने आप को तब्दील करना चाहते नहीं हैं। ये अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार में आप हार के कारणों को, सीटें जो कम हुई है उनके कारणों को आप ओपनली बहस में और डिबेट कर रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और जो लोग सही कारणों का पता नहीं लगा पाएंगे अपनी हार के बारे में, ये विपक्षी पार्टियां ये अपना ही नुकसान करेंगी। जी, अब बात करते हैं तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट के अवकाश न्यायाधीश मुकेश कुमार की अदालत 19 जून को सुनवाई करेगी। साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका लगाई है। याचिका में केजरीवाल ने मांग की है कि मेडिकल टेस्ट के दौरान पत्नी सुनीता केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी रहे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को इस पर नोटिस भी जारी किया है। इस मामले पर कल यानी 15 जून को सुनवाई होगी। कल तो सुनवाई होगी इस मामले में, लेकिन केजरीवाल ने यह मांग क्यों की है? देखिए, बहुत बड़ी दिक्कत और बहुत बड़ी परेशानी में फंस गए हैं केजरीवाल। कल दो लोग मिलके आए, चड्डा गए थे और आतिशी गई थी, लेकिन उसके बाद इनको समझ में आ रहा है कि हमारा जो सिपह सालार, हमारा जो राजदार है, वो तो खुद जेल के अंदर है। जब पहली बार ये ईडी कस्टडी में गए, इनसे कहा गया भाई 2 नाम दो जो जिससे आप मुलाकात कर सकते हो। वो 2 नाम क्या थे? सुनीता केजरीवाल और विभव। विभव चला गया जेल। अब दिक्कत ये हो रही है कि कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि हम अलग लड़ेंगे, और दूसरी तरफ आज ये भी ऐलान हुआ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि वो 25 उम्मीदवार, चुनाव फरवरी में है, और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अपनी जो चुनाव अभी हुआ है उसमें 25 ऐसे कंस्टिट्यूंसी को इन लोगों ने चूज किया है जहां ये जीते हैं या 10,000 से कम वोट से हारे हैं। ये 25 उम्मीदवार ये 1 महीने के अंदर वो डिक्लेयर करने वाले हैं। मतलब केजरीवाल की चुनौती अभी भारतीय जनता पार्टी से नहीं, अभी उनको सीधे सीधे चुनौती आ रही है कांग्रेस पार्टी से। और दूसरी तरफ से कांग्रेस पार्टी ने एक और काम कर दिया, सीवीसी को चिट्ठी लिखी है कि ये जो घोटाला चल रहा है जल बोर्ड में, ये 17,575 करोड़ रुपए का घोटाला केजरीवाल और उसके लोगों ने किया है, इस सरकार ने किया है, और इसलिए इसमें जांच होनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम डे टू डे आ रहा है। अभी तो पॉलिटिकिंग करना जरूरी है। कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ विश्वासघात कर रहा है, कौन किस तरीके से पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, ये सारी जानकारी केजरीवाल को कौन देगा? जो दे सकता था वो जेल के अंदर है, बच गई पत्नी। तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकात हो और वो इन्फॉर्मेशन दे सकें, इन्फॉर्मेशन ले सकें, इसलिए इस तरह का प्ली डाला गया है। जी, अब बात करते हैं पंचनामा की आखिरी खबर की। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नई सरकार का गठन हो चुका है। अब लोगों की निगाहें संसद सत्र पर है, जहां कई महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा की संभावना है। खबरों के मुताबिक, मिल रही जानकारी के मुताबिक, संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होने वाला है। इस सत्र के 9 अगस्त तक चलने की संभावना है। सरकार मानसून सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट भी पेश कर सकती है। साथ ही लोकसभा स्पीकर का चुनाव 26 जून को होने की खबर सामने आ रही है। इस बार का मॉनसून सेशन कितना इंपॉर्टेंट होगा? देखिए, बजट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इससे पता चलेगा कि प्रधानमंत्री करना क्या चाहते हैं। और उन्होंने कहा था कि भाई 100 दिन के अंदर बहुत क्रांतिकारी फैसले लिए जाएंगे। इसका मतलब है कुछ बड़े बदलाव, कुछ बड़े कानून जो है उसको लाया जाएगा। चुनाव होना है स्पीकर का, तो वो भी चुनाव होगा। लेकिन मेरी नजर तो बनी हुई है नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। ये बाकी सारी चीजें तो तय हो गई। कौन एनएसए होगा, कौन गृह मंत्री होगा, कौन रक्षा मंत्री होगा, कौन वित्त मंत्री होगा, ये सारी चीजें तो फैसला प्रधानमंत्री मोदी ने ले लिया। अब ये कांग्रेस पार्टी बताए राहुल बाबा बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। सीडब्ल्यूसी का तो आपने फैसला सुना दिया, और हमारी खबर जो है वो पक्की होने वाली है। हमने पहले ही कहा था कि ही इज अ मैन, राहुल गांधी के बारे में,
who doesn't want to take any responsibility. Accountability, responsibility राहुल गांधी के डायरी में लिखा हुआ ही नहीं है, उसका मतलब ही नहीं मालूम है, इसलिए ये भागेंगे किसी और के सिर पे ये कांटों भरा ताज जो है पहनाया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।